अंजल जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह हम अपना जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है। देखिए, मिश्रण होगा, विषम मिश्रण है, उसमें लोहे की परत है, उसको किस तरीके से पृथक किया जा सकता है, यानी अलग किया जा सकता है। किस तरीके से? देखिए, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, चुंबकीकरण और अवसादन। देखिए, किसके तरीके से किया जा सकता है, तो चुंबकीकरण के द्वारा किया जा सकता है। अगर लोहे का कहीं परत मिश्रण है तो चुंबक के द्वारा उसको निकाला जा सकता है। देखिए, वाष्पीकरण क्या होता है तो जानते हैं, जो कोई चीज़ जल वाष्प बन के उड़ जाता है, वाष्पीकरण होता है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? देखिए, ठोस को सीधे गैस में बदलना। ठोस का सीधे गैस में बदलना, सीधे गैस में बदलना, गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे देखिए, कपूर क्या होता है? ये ठोस होता है, सीधा क्या होता है? गैस में बदल जाता है। कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऐसे नेफ्थलीन की गोली होती है जो कपड़े में रखी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा ना, जो कपड़े को सुरक्षित रखने देखा, सीधा वो उड़ जाती है, ठीक, रखे ही। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन, पूछा जाता है। कपूर का जलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। ठोस का सीधे गैस में बदलना। चुंबकीकरण देखा आप लोगों ने, जो कोई चीज़ लोहे का अपने तरफ आकर्षित करता है, चुंबकीकरण। अवसादन तो बहुत सरल सा है, जानते से रेत हो गया, रेत में अगर पानी डूबा है तो जब वो नीचे जम जाता है ना, पानी का डूब जाना, रेत में जब पानी का जो नीचे जब बैठ जाता है, तलछटी में बैठ जाना, पानी में क्या होता है? तलछटी में बैठ जाना क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। तलछटी में बैठना, अगर पानी में बालू उलू कुछ मिला है वगैरह, ऐसे कोई ठोस पदार्थ, और वो नीचे जब बैठ जाता है, वही क्या कहलाता है? अवसादन कहलाता है। तो राइट आंसर, विषम मिश्रण में लोहे की परत को किस तकनीकी द्वारा अलग किया जा सकता है? तो चुंबकीकरण के द्वारा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य बताना है। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? देखिए, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किसे बनाया गया था? आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आंध्र प्रदेश को देखिए बनाया गया था 1953 में। साथ साथ में लिखते चलिए आप लोग। मद्रास से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था? मद्रास से अलग किया गया था। मद्रास से अलग किया गया था। ठीक, और देखिए, इसके लिए संघर्ष किसने किया था कि ये आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बने? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, संघर्ष किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। संघर्ष किसने किया था? तो किया था श्री मल्लुपट्टू ने। पट्टी नाम लिखिएगा सभी लोग, साथ साथ में लिखते चलिए। पट्टू श्रीमल्लु। देखिए, ये अनशन पे बैठ जाते हैं। कितने दिन के लिए बैठते थे? 53 दिन के लिए अनशन पे बैठे थे। 53 दिन क्या किए थे? ये 53 दिन अनशन पे बैठे थे। आमरण अनशन पर बैठे थे, आमरण अनशन पर। ठीक है, ये आमरण अनशन पर बैठे थे। तेलुगु के अनुसार पे बांटना चाहते थे। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। देखिए, ऊपर ये महाराष्ट्र, इसकी बात करते हैं। महाराष्ट्र की देखिए, ये 1960 में बम्बई से अलग हुआ था। 1960 में किससे अलग हुआ था? बम्बई प्रांत से अलग हुआ था। बम्बई से अलग हुआ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, 1960 में। आंध्र प्रदेश कब हुआ? 1953 में। तो प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा में प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एलोरा में जो प्रसिद्ध मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने। देखिए, ये है कहाँ? औरंगाबाद में है।
औरंगा औरंगाबाद औरंगाबाद है कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? देखिए अगर बात करें माइक्रोन की, बताइएगा माइक्रोन की यूनिट क्या है? आप लोग बताते चलिए, साथ साथ में मैं लिखते चल रही हूँ। माइक्रोन की नैनोमीटर बताइएगा। माइक्रोन की मैं बता दे रही हूँ 10⁶। नैनोमीटर का बताइए। नैनोमीटर का बताइए। फर्मीमीटर का भी बताइए। फर्मीमीटर। एंगस्ट्रम का भी बताइए। एंगस्ट्रम। पिकोमीटर। मिलीमीटर। गीगा का बताइए। गीगा। देखिए इतना मैं बता दे रही हूँ। नैनोमीटर 10⁹। फर्मीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 10⁻15। एंगस्ट्रम 10⁻10। पिकोमीटर 10⁻−12। मिलीमीटर 10⁻−3। गीगा 10⁻−7। आगे देखिए मेगामीटर। देखिए 10⁶, ये माइनस नहीं है। किलोमीटर देखिए 10⁻3। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण। देखिए राइट आंसर होगा ध्रुवीकरण। क्या होगा? ध्रुवीकरण। अपवर्तन क्या होता है? देखिए अपवर्तन होता है प्रकाश का किसी सघन या विरल माध्यम का किसी विरल माध्यम में प्रवेश करना। ठीक है, क्या कहलाता है? अपवर्तन। जैसे देखिए तारों का टिमटिमाना क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है टिमटिमाना। और देखो सिक्का जो होता है पानी में उभरा हुआ दिखता है ना, सिक्का पानी में देखा होगा उभरा हुआ दिखता है, वो क्यों? अपवर्तन के कारण होता है। और देखिए पानी में जो डूबी हुई छड़ी होती है, पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है ना, ऐसा लगता है मुड़ी हुई है, तो वो भी अपवर्तन के कारण होता है। डूबी हुई छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। व्यतिकरण, देखिए व्यतिकरण क्या होता है? साबुन का बुलबुला रंगीन होना। साबुन में बुलबुला देखा होगा, साबुन में जो बुलबुले छोटे छोटे उघड़ते हैं तो उनका रंगीन दिखाई देना, वो क्यों दिखाई देते हैं बुलबुले रंगीन? वो व्यतिकरण के द्वारा दिखाई देते हैं। राइट आंसर इसका तो ध्रुवीकरण होगा ना। कौन सी प्रघटना एक निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है? ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न, मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है? देखिए मिनी माता रोग किसके द्वारा होता है? देखिए ये पारा है, पारा। तो पारा देखिए जल में Hg यानी पारा में प्रयोग होने से क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। देखिए तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। किसको करता है? तंत्रिका तंत्र को करता है। तंत्रिका तंत्र को करता है, तो पारा के कारण होता है, को करता है। ठीक है, किसको? तंत्रिका तंत्र को इफेक्ट करता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण होता है। देखिए ये तंत्रिका तंत्र को प्रभाव डालता है। इसमें होता क्या है? देखिए यादाश्त कमजोर हो जाती है, जो व्यक्ति है वो कोमा में भी चला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है?
देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, बताइएगा इसका राइट आंसर। छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व, नहीं ये तो गलत है। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा मिलना, ये भी तो मिश्रित कृषि हो जाएगी। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, देखिए यही सही होगा। सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए हमें, मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए कौन है, J.M. किल्स, वेरी गुड, J.M. किल्स, ठीक, J.M. किल्स। पूंजीवादी कहाँ कहाँ लगभग सरकार चलती है, आप लोग बताइएगा हमें थोड़ा। पूंजीवादी कहाँ कहाँ है, देखिए USA में और कनाडा में, और बताइए और कहाँ चलती है, USA, कनाडा और जापान, जापान, ठीक। अच्छा बताइए, हाँ समाजवादी का एक उदाहरण दीजिए आप लोग, समाजवादी अर्थव्यवस्था बताइए बताइए। रूस, रूस, दक्षिण कोरिया, रूस, दक्षिण कोरिया यानी साउथ अफ्रीका, ठीक, दक्षिण कोरिया, ओके। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यूएसए, कनाडा, जापान, समाजवादी रूस और दक्षिण कोरिया, सॉरी कोरिया है ये, दक्षिण कोरिया लिखिएगा यहाँ पे रॉन्ग, हाँ, ठीक। और भारत किस में है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संपादक कौन है, J.M. किल्स, बहुत ही। अच्छा पूंजीवादी के संपादक कौन है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। अगला प्रश्न, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, कौन से गोलमेज सम्मेलन में लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे टोटल, 3 हुए थे, कितने हुए थे, 3 हुए थे। देखिए किस जहाज से गए थे महात्मा गांधी, तो राजपुताना, राजपुताना, राजपुताना जहाज से गए थे, ठीक, राजपुताना जहाज से। अच्छा ये बताइए कांग्रेस की तरफ से कौन कौन गए थे गांधी जी के साथ, कौन कौन गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बताइए। देखिए मदन मोहन मालवीय गए थे, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, और देखिए एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, कुल 31 प्रतिनिधि गए थे उन महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस की तरफ, ठीक। चलिए बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, अंबेडकर ने लिया था, और किसने लिया था बताइएगा, और किसी व्यक्ति ने लिया था, अंबेडकर जी ने लिया था, और किसी ने लिया था बताइएगा, किसने लिया था, तेज बहादुर सप्रू, किसने लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न, रैंड किस देश की मुद्रा है, देखिए रैंड बताइए किस देश की मुद्रा है, बताइए। चलिए अच्छा तो मैं यहाँ पे लिख दे रही, नॉर्वे की मुद्रा बताइए, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी भी बताइए और मुद्रा भी बताइए। नामीबिया, नामी नामीबिया, हाँ वेरी गुड, नेता को याद है कि। ईरान, ईरान बताइए। रोमानिया, इनकी बताइए। चलिए नॉर्वे की राजधानी क्या है बताइएगा, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ओस्लो। मुद्रा क्या है इनकी, क्रोल। नामीबिया को बताइए, नामीबिया की राजधानी विडहॉक, विडहॉक। ईरान का बताइए, तेहरान। रोमानिया के बताइए, बुखारेस्ट, बुखारेस्ट।
चलिए मुद्रा देखिए, नॉर्वे का है क्रोन, नॉर्वे क्रोन है। नामीबिया का देखिए रैंड है। तेहरान का देखिए रियाल, ईरान का। बुखारेस्ट का देखिए ल्यू है, ल्यू ल्यू ल्यू। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। राजधानी भी और मुद्रा भी याद होनी चाहिए, बहुत आजकल प्रश्न इससे बनते हैं। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिए रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 15। चलिए अच्छा, कुछ खेलों के मैं नाम बता रही हूँ, आप लोग बताइए कितने खिलाड़ी होते हैं। चलिए बताइए, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल। बेसबॉल बताइए, बेसबॉल। बेसबॉल में 9। बेसबॉल कहाँ का खेल है? किस देश का? अमेरिका का। खो खो में बताइए, खो खो में। खो खो में बताइए। पोलो में बताइएगा, पोलो। पोलो में बताइए। नेट बॉल में बताइए। कबड्डी में बताइए, कबड्डी में। कबड्डी में। वाटर पोलो में बताइए। चलिए अच्छा, क्रिकेट में बताइए। क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस में बताइए, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस। चलिए बताइए, देखिए बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 होते हैं। खो खो में कितने? 9 होते हैं। और पोलो में 4 होते हैं। नेट बॉल में 7 होते हैं। कबड्डी में भी 7 होते हैं। वाटर पोलो में भी 7 होते हैं। आगे देखिए, क्रिकेट में कितने होते हैं? 11-11 होते हैं। हॉकी में बताइए 11-11 होता है। टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। 1 या 2 होते हैं टेबल टेनिस में। नोट कर लीजिएगा अरविंद, नोट कर लेना, जो नहीं पता उसको नोट करते चलिए। ओके, अगला प्रश्न देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच करार होता है। देखिए यही उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सम्मेलन बैठाया गया था, यही क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है, देखिए हुआ कब था, ये भी इम्पोर्टेंट है। कब हुआ था? 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। चलिए यहाँ पे कुछ सम्मेलन मैं नाम लिखी हूँ, इसको बताइए। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है पृथ्वी सम्मेलन। देख कब हुआ था, फटाफट बताइए, बताइए अरविंद कब हुआ था? 1992 में हुआ था। रियो डी जेनरी में हुआ था, जहाँ पे ओलंपिक अभी हुआ था। रियो डी जेनरी, रियो डी जेनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियो डी जेनरी सम्मेलन पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ रीना, पढ़ा था ना रियो डी जेनरी सम्मेलन हाई स्कूल में, 1992। आगे देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। देखिए 1972, ये पर्यावरण दिवस तभी से मनाया जाता है। 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में मनाया गया सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 5 जून 1972 में हुआ था, तभी से हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नैरोबी प्रोटोकॉल देखिए 2006 में हुआ था। किसकी राजधानी नैरोबी है? केन्या की। बॉली देखिए ये 2007 में हुआ था। और कोपेनहेगन सम्मेलन ये 2009 में हुआ था। बताइएगा कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? डेनमार्क की। कौन सा? स्टॉकहोम। ओके, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है? 324 है। 324। भाग बताइएगा किस भाग में है? भाग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस भाग में है। निर्वाचन आयोग किस भाग में है?
चलिए 352 बताइए, 352 किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए फटाफट। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात। 356 बताइए। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? 3 बार। राष्ट्रपति शासन कितनी बार? अनंत बार, गिनती नहीं हो सकती ना, अनंत बार लगाया गया है। ठीक। वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? 1 बार भी नहीं, 1 बार भी नहीं। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? तो हरिशेर, हरिशेर संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। हरिशेर किसके दरबार में रहते थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। समुद्र दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त को नेपोलियन की उपाधि किसने दिया था? नेपोलियन किसने कहा था? नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ, विसेंट स्मिथ ने इनको क्या कहा था? नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद स्तंभ किससे संबंधित है? हरिशेर से। अगला प्रश्न है, किमोनी किस एशियाई देश की परिधान है? परिधान मतलब वस्त्र होता है। अभी देखा होगा ना, परिधान वस्त्र, वास्त्र लिखा था, संतोष परिधान ऐसे नाम लिखा रहता है। परिधान वस्त्र होता है, तो जापान का है। जापान का क्या है? ये परिधान यानी वस्त्र है, क्या? किमोनी। अगला प्रश्न, वर्ष 1917 में 1917 किसके लिए जाना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। प्रथम विश्व कब से कब तक चला था? 1914 से 18 तक चला था, तो ये तो नहीं होगा। रूसी क्रांति, हाँ इससे संबंधित है, रूसी क्रांति 1917 से संबंधित है। अगला प्रश्न, पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? देखिए, परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि, बिल्कुल सही है। परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि क्या होती है? पूंजीगत लाभ होता है। अगला प्रश्न, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? देखिए, फारसी, अरबी, आर्य, यूनानी, कौन थे? देखिए कौन थे? अरबी थे। 712 में ही, 712 में किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। 712 में खैबर दर्रे से प्रवेश किए थे। देखिए कहाँ पे किए थे? सिंध पर किए थे। उस समय राजा कौन था? दाहिर थे, दाहिर, हाँ दाहिर पर उस समय कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, दाहिर थे राजा। देखिए, तो अब प्रश्न आता है, सिंध पर जजिया कर किसने लगाया था? सबसे पहले सिंध पर जजिया कर तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये तो सिर्फ सिंध पे लगाए थे और ये ब्राह्मणों पे नहीं लगाए थे। अच्छा बताइए कि कश्मीर पर किसने लगाया? जम्मू कश्मीर में किसने लगाया जजिया कर? तो ऐबक ने लगाया। किसने लगाया? ऐबक ने लगाया। अच्छा, ब्राह्मणों पे किसने लगाया? ब्राह्मणों पे किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक FST ने लगाया था। ठीक। अच्छा, 1964 में किसने जजिया कर बंद कर दिया था? सॉरी 1964 नहीं, 1564 ने किसने? अकबर ने। अकबर ने क्या किया था? जजिया कर बंद कर दिया था, जजिया कर बंद कर दिया था, जजिया कर तीर्थ कर ना बंद कर। देखिए ऐसे ट्रिक याद कर लीजिएगा। दातीज 1962, 19 मैं बता रही हूँ, 1562, 1563, 1564। देखिए ये ट्रिक है एक, दातीज, देखिए दातीज, दातीज याद रखिएगा।
इसको याद कर लेंगे। दास से देखिए दास प्रथा हो गई। ती से होगा तीर्थ यात्रा। दास प्रथा समाप्त की है 1562 में। दास प्रथा समाप्त की है 1563 में। तीर्थ कर को समाप्त कर दिए कौन? अकबर। अकबर के द्वारा समाप्त किए हैं। ठीक, तो 63 में क्या किया? तीर्थ कर। और 64 में क्या किए हैं? जजिया कर समाप्त कर दिए। जजिया कर। तो ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दातीज 62, 63, 64। 62 में दास प्रथा समाप्त किए, 63 में तीर्थ कर और 64 में जजिया कर समाप्त कर दिए। तो समाप्त किसने किया जजिया कर? अकबर ने। भारत में अलवड़ जल की सबसे बड़ी झील बतानी है। अलवड़ की, अलवड़ मतलब समझते हैं? अलवड़ मतलब होता है मीठा। क्या होता है? लवड़ मतलब खारा। अलवड़ दिया है तो अलवड़ मीन्स क्या होता है? मीठा। थोड़ा घूम गोल गोल घुमा के। तो सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील। और लवड़ की बात करें, लवड़ की सबसे बड़ी झील चिल्का होगा। चिल्का झील उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है कहाँ? उड़ीसा में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। ठीक, अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, हाँ, उलर झील। ओके, चलिए हमें कुछ ताल बताइए आप लोग। ताले सॉरी झील। झील बताइए, आप लोग कंफ्यूज बहुत होंगे। देखिए बताइएगा, गोमत ताल कहाँ है? गोमत ताल पता था आप लोग उत्तराखंड बताओगे, गलत है। कुछ लोग ताल देख के सारे ताल उत्तराखंड में। बताइए गोमत ताल। गोमत ताल बताइए। पुलिकट बताइए। पुलिकट। पुलिकट बताइए। पुलिकट। लोनार बताइए। लोनार कहाँ? लोनार बताइए। बेलांदूर बताइए। ये नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आगे बताते रहिए। बेलांदूर बताइए। अष्टमुदी बताइए। अष्टमुदी। अष्टमुदी। अष्टमुदी बताइए। और बेम्बनाड भी बताइए इसी में। बेम्ब बेम्बनाड। अब पुनामद भी बताइए इनके साथ ही। पुनामद। पुनामद झील, अष्टमुदी झील और बेम्बनाड झील। लोकटक बताइए। लोकटक बताइए। सोंगम बताइए। सोंगम। सूरज कुंड कर्ण झील बताइए। सूरज कुंड, रूप कुंड, जहाँ जहाँ रूप कुंड है। सूरज कुंड। कर्ण झील। कर्ण झील भी बताइए कहाँ है। एक मिनट, यहाँ है, मैं इधर लिख रही हूँ। ओके, अभी कर्ण झील। कर्ण झील बताइए कहाँ है। चलिए बताइए फटाफट। चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ आप लोगों को। देखिए गोमत ताल कहाँ है? यूपी में है। फुल्लर झील पीलीभीत से यहाँ निकलती है। ये पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में ना। आंध्र प्रदेश में। लोनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। बेलांदूर देखिए कर्नाटक में है। कर्नाटक। देखिए अष्टमुदी, बेम्बनाड और पुनामद केरल में है। और लोकटक कहाँ है? मणिपुर में है। यही इसी झील में एक केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, कहाँ? लोकटक। सोंगमन देखिए सिक्किम में है। सिक्किम। सूरजकुंड और कर्ण देखिए हरियाणा में। ठीक, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? उलर झील। ओके, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट है? देखिए कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किसमें है बताना है। किसमें कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है? लोहे में। देखिए किस लोहे में कार्बन, और जिसमें कार्बन अच्छा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो अच्छा लोहा होता है या खराब लोहा? देखिए जिसमें कार्बन ज़्यादा पाया जाता है वो खराब लोहा होता है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? पिटवा लोहा, उच्च वेग इस्पात, ढलवा लोहा, जंगरोधी इस्पात। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए होगा ढलवा लोहा। क्या होगा? ढलवा लोहा। इसमें कार्बन देखिए 2.5% क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक, सबसे अच्छा लोहा पिटवा लोहा होता है।
देखिए पिटवा लोहा में 0.15% कार्बन पाया जाता है। तो पिटवा लोहा बहुत अच्छा होता है और ढलवा लोहा खराब होता है। अगला बताइए, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए विक्रम सेठ, विक्रम सेठ ए सूटेबल बॉय। देखिए और इनकी एक बहुत प्रसिद्ध है टू लाइफ्स, टू लाइफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है, चलिए खुशवंत सिंह का बताइए, इनका कौन सा है बहुत इंपॉर्टेंट, एक है बताइए पाकिस्तान मेल। चलिए अरुंधति राय बताइए, अरुंधति राय की मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कभी प्रश्न आ जाए कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की लेखिका कौन है, तो अरुंधति राय है। ठीक, तो सूटेबल बॉय के लेखक कौन है, विक्रम सेठ है। इनकी पुस्तक टू लाइफ्स बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस बताइए, 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अच्छा, और कुछ आप लोग दिवस बता दीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, हिंदी दिवस सितंबर के ही है, सितंबर के ही है। अभियंता दिवस बताइए, इंजीनियर डे, अभियंता को इंजीनियर बोलते हैं। अभियंता दिवस, अभियंता दिवस बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, लिखते रहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस, हृदय दिवस बताइए। चलिए फटाफट बताइए सबके। देखिए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 सितंबर को, 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अभियंता दिवस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 सितंबर, 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस देखिए 21 सितंबर, 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, 27 जनवरी। हृदय दिवस देखिए 29 जनवरी, सॉरी 29 सितंबर, ठीक है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर, अभियंता दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 27 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय हृदय दिवस 29 सितंबर। अगला प्रश्न, पौधे पादप के फेफड़े हैं, पादप के फेफड़े क्या है? मीन्स पादप कहाँ से सांस लेते हैं? पुष्प से, जड़ से, पत्तियां से, स्तंभ से। देखिए राइट आंसर होगा सी, पत्तियों से। जब पत्तियों के छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसी से वो सांस लेते, रंध्रों से, स्टोमेटा जिसे कहते हैं, इन्हीं से सांस लेते हैं, ठीक है। पौधों में पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उसी से सांस लेते हैं। तो पादप के फेफड़े क्या होते हैं? पत्तियां होती हैं, स्टोमेटा। आगे देखिए, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब होगा, ठीक। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, टिम बर्नर ली, टिम बर्नर ली, ठीक ना, ये है इसका।
अच्छा, कभी कभी WWC आता है, WWC। देखो यहाँ पर, एक मिनट, WWWC। देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, सी का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्टर्टियम होता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? देखिए, केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, ब्राजील से भी, मैक्सिको से नहीं गुजरती भूमध्य रेखा। ठीक है। अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी होती है? देखिए, अधिकांश जो भूपर्पटी होती है वो किस सेल से बनी होती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, आग्नेय, क्या होगा? आग्नेय सेल से। ठीक है। देखिए, आग्नेय सेल से, देखिए इसी में सियाल, 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 इसी पर्पटी में पाया जाता है सियाल। सियाल मतलब सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है। सीमा, सिलिका, मैग्नीशियम, नेफा। देखिए, और शादी की बात करें, और शादी चट्टान क्या होता है? देखिए, इसी में से पेट्रोल डीजल निकलते हैं। पेट्रोल, प्रश्न आ जाए, पेट्रोल कहाँ से निकलता है? अवसादी चट्टान से। डीजल कहाँ से निकलता है? अवसादी चट्टानों से निकलते हैं। ठीक है। देखिए, अच्छा, पृथ्वी के तत्व सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पृथ्वी में कौन सा तत्व, फिर कौन सा तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी के तत्व, देखिए DSAL याद रखिए, सॉरी OS मैं बोल रही हूँ, क्या OSAL, ये ट्रिक याद रखिएगा। O से ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भूपर्पटी में ज़्यादा पाया जाता है। फिर S से देखिए सिलिका, A से देखिए एल्युमिनियम, L से देखिए लोहा, OSAL ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। ठीक है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लोहा। अगला प्रश्न देखिए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, सामूहिक रूप से पूछा जा रहा है तो लोकसभा के प्रति। अगर पूछा जाता मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा, तो राष्ट्रपति होता। ठीक है, व्यक्तिगत से राष्ट्रपति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण नहीं है? वेक्टर मतलब, देखिए, बातें नहीं करिए, बातें नहीं, देखिए वेक्टर मतलब सदिश होता है, सदिश राशि। तो आप लोग अदिश राशि, सदिश राशि पढ़े होंगे। ठीक है, तो बताना है क्या सदिश नहीं है। ठीक, सदिश क्या नहीं है? देखिए, गति, वेग, बल, आघूर्ण, बताइए क्या नहीं है? देखिए, वेग आपका सदिश राशि है, व और ब वाले होते हैं ना, खास कर रखिए व। बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश है। गति क्या है? गति अदिश राशि है। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? बताना है क्या आर्थिक समस्या नहीं है। संवेतन, कार्य और फुसरत में से किसी एक को चुनना। देखिए, यही आपका क्या है? आर्थिक समस्या नहीं है। देखिए, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। स्थापना कब हुआ था इसरो का? 1969 में हुआ था। देखिए, इसका मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कर्नाटक में, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? देखिए, किसने जीता है? वॉल्ट डिज्नी ने जीता है। वॉल्ट डिज्नी ने सबसे ज्यादा बार जीता है। क्या जीता? ऑस्कर। ऑस्कर की शुरुआत कब से हुआ था?
1929 में, वेरी गुड। 1929 में क्या हुआ था? आज का प्रारंभ हुआ था 1929। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो रोज़ मिलती रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।